CIA ऑफिशियल ने होमी भाभा के बारे में कहा कि कैसे उनके प्लेन के कार्गो में बॉम्ब प्लेस कर दिया गया था, जिसके फटने से उनकी डेथ हुई थी। इक्विपमेंट के एक अहम हिस्से को थर्मस फ्लास्क के अंदर रखे इंडियन एयरलाइंस की एक रेगुलर सी फ्लाइट में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अमेरिका के कुछ साइंटिस्ट इस बात से बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ थे कि अगर नाजी जर्मनी ने अपना एटम बम बना लिया तो इसके बाद उन्हें रोकना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। जो भारत 1.5 साल में न्यूक्लियर वेपन बनाने की काबिलियत रखता था, उसे लगभग 7 साल ज़्यादा लग गए। वो उन्हें कोक की बोतल थमाते हैं और उन्हें न्यूक्लियर टेस्ट के बारे में बता देते हैं और कहते हैं कि जब तक ये टेस्ट कंडक्ट नहीं कर लिया जाता, आपको वापस जाने की इजाज़त नहीं है। और होमी जहांगीर भाभा इसका ठीक उल्टा चाहते थे, इसलिए उस समय शास्त्री जी ने हेड ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम विक्रम साराभाई को बना दिया। सैटेलाइट्स में डे लाइट और इंफ्रारेड कैमरास दोनों होते थे, जिसकी वजह से रात में भी काम को काफ़ी सावधानी से करना पड़ता था। न्यूक्लियर बम बनाने की रेस दुनिया में तब से शुरू हो गई थी जब नाजी जर्मनी हिटलर के राज में काफ़ी तेज़ी से एक्सपेंशन कर रहा था। हिटलर ने यूरोप के कई देश जैसे कि फ्रांस, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी, यहाँ तक कि सोवियत यूनियन के भी कुछ पार्ट्स पर कब्जा कर लिया था। आगे चल के हिटलर वंडर वॉफे नाम के वेपन्स बनाना चाहता था, जिसका मतलब होता है वंडर वेपन्स। ये ऐसे वेपन्स बनाने का आइडिया था जिससे हिटलर पूरे दुनिया पर राज कर सकता था। जर्मनी के साइंटिस्ट यह जान चुके थे कि एटम बॉम्ब ही असली वंडर वेपन है, क्योंकि इससे ये दुनिया के कई बड़े देशों के कैपिटल शहर जैसे कि लंदन, मॉस्को इत्यादि को एक ही दिन में सरेंडर करवा सकते थे। नाजी सरकार की इस एम्बिशन में जर्मनी के टॉप साइंटिस्ट्स जैसे कि वर्नर हाइजेनबर्ग भी जर्मनी की सहायता कर रहे थे। अमेरिका के कुछ साइंटिस्ट्स इस बात से बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ़ थे कि अगर नाजी जर्मनी ने अपना एटम बम बना लिया तो इसके बाद उन्हें रोकना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। इसीलिए अमेरिका के टॉप साइंटिस्ट जैसे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन और लियो ज़िलार्ड ने अमेरिका के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को एक लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने ये सुझाव दिया कि अमेरिका को अपना खुद का एक एटम बम बना लेना चाहिए नाजी जर्मनी से पहले। आइंस्टाइन ने अपने लेटर में प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को 2 सजेशंस दिए। पहला कि वो अमेरिका में यूरेनियम की सप्लाई को सिक्योर कर ले, क्योंकि यूरेनियम सबसे ज़्यादा ज़रूरी एलिमेंट होता है न्यूक्लियर वेपन को बनाने के लिए। और दूसरा कि जो काम अमेरिका की लेबोरेटरीज़ में चल रहा है न्यूक्लियर वेपन को बनाने के लिए, इसे और भी तेज़ कर दिया जाए, और अगर इसके लिए उन्हें प्राइवेट फंड्स भी लेने पड़े तो उन्हें ज़रूर ले लेना चाहिए। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट आइंस्टाइन की बात से सहमत होते हैं और इसके बाद अमेरिका मैनहट्टन प्रोजेक्ट लॉन्च कर देता है, जिसे जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर लीड कर रहे थे। इस प्रोजेक्ट के तहत अमेरिका दुनिया का सबसे पहला सक्सेसफुल न्यूक्लियर वेपन 16 जुलाई 1945 को बना लेता है। अमेरिका के न्यूक्लियर वेपन बनाने के बाद क्योंकि एक ही देश पूरे दुनिया पे न्यूक्लियर वेपन से डोमिनेट ना कर सके, इसलिए आगे चल के कई सारे देश न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की कोशिश शुरू कर देते हैं। सोवियत यूनियन जो कि उस समय का रशिया था, उसके बाद यूके, फ्रांस और 1964 में चाइना भी अपना एटम बम बना लेता है। 1962 में इंडिया को चाइना के खिलाफ मिली हार से इंडिया ये समझ चुका था कि चाइना एक हॉस्टाइल नेबर है, और अगर चाइना अपना न्यूक्लियर वेपन बना रहा है तो फिर हमें भी अपने न्यूक्लियर वेपन के काम को तेज़ कर देना चाहिए, जिससे आगे चल के अगर भारत चाइना के बीच में कोई जंग होती है तो हम उन्हें टक्कर दे सकेंगे। लेकिन उस समय दुनिया के हालात ऐसे थे कि भारत के लिए न्यूक्लियर वेपन बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। 1960s के दौरान ऐसी ट्रीटीज़ पास होने लगी थी जो न्यूक्लियर वेपन्स को बनाने और उनके फैलाव को रोकने की बातें करती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि आगे चल के दुनिया का कोई भी नया देश अपना न्यूक्लियर वेपन ना बना सके, और अगर आगे चल के कोई जंग होती है तो उसमें न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ करने की नौबत ना आ सके। इसके अलावा अमेरिका की स्पाई एजेंसी CIA सैटेलाइट्स के द्वारा दुनिया के सभी देशों पर नज़रें भी रखती थी। और फिर USA ने इंडिया को न्यूक्लियर वेपन के लिए प्रोसेस्ड यूरेनियम देने से भी इनकार कर दिया था, जो एक न्यूक्लियर बॉम्ब के एक्सप्लोजन का सबसे अहम एलिमेंट होता है। तो इतनी सारी मुसीबतों के बावजूद कैसे इंडिया ने USA की नाक के नीचे ये एटम बॉम्ब बनाया? एटम बॉम्ब की टेस्टिंग के लिए साइंटिस्ट्स ने पोखरण का बंजर रेगिस्तान ही क्यों चुना? प्रोसेस्ड यूरेनियम ना होने पर भी इंडिया ने न्यूक्लियर फ्यूल कैसे डेवलप किया? टेस्टिंग के सक्सेसफुल होने के बाद USA और बाकी कंट्रीज़ ने कैसे रिएक्ट किया? और सबसे इंटरेस्टिंग सवाल, न्यूक्लियर वेपन जैसे मास डिस्ट्रक्टिव वेपन का नाम शांति के प्रतीक गौतम बुद्ध जी के नाम पर स्माइलिंग बुद्धा क्यों रखा गया? आज हम इस वीडियो में इन्हीं सब सवालों के जवाब जानेंगे। तो कहानी की शुरुआत होती है जब 30 साल के होमी जहांगीर भाभा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से वापस इंडिया आ जाते हैं। जंग के कारण वो वापस इंग्लैंड नहीं लौट सकते थे, इसीलिए वो इंडिया में रह करके ही कुछ समय के लिए IISc बेंगलोर में रीडर की नौकरी एक्सेप्ट कर लेते हैं। 1941 में होमी भाभा को इंडियन साइंस कांग्रेस के फिज़िक्स सेक्शन का प्रेसिडेंट बना दिया जाता है।
उसी साल इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेज की एनुअल मीटिंग में उनकी मुलाकात सीवी रमन से हुई, जिन्होंने उनकी काबिलियत को देखते हुए उन्हें द मॉडर्न इक्विवेलेंट ऑफ लियोनार्डो दा विंची कह दिया। होमी भाभा का प्लान था कि वो वॉर ख़त्म होते ही यूरोप या अमेरिका चले जाएंगे। उस समय के कई बड़े इंटरनेशनल साइंटिस्ट्स जैसे कि रॉबर्ट मिलिकन और वुल्फगैंग पॉली भी होमी भाभा के साथ काम करना चाहते थे। लेकिन इसके बाद उनकी लाइफ में एक ऐसी घटना होती है जिससे उनके लाइफ में बहुत ही अहम मोड़ आ जाता है। देखिए, होता दरअसल ऐसा है कि विक्रम साराभाई और उनकी वाइफ मृणालिनी साराभाई से बेंगलोर में होमी जहांगीर भाभा की मुलाकात होती है। अब ये दोनों ही इंडियन कल्चर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। इनके इस ऑब्सेशन को देख करके होमी जहांगीर भाभा खुद भी इंडियन कल्चर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगते हैं। इसके अलावा होमी भाभा देश में अलग अलग जगहों पर घूमते भी रहते थे, जिसकी वजह से उन्हें इंडियन कल्चर में और भी ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप होने लगा था। ये इंटरेस्ट आगे चल के इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो अपने विदेशों में जा कर के काम करने के प्लान्स को छोड़ देते हैं और वो इंडिया में रह कर के ही काम करने का फ़ैसला करते हैं। आगे चल के भाभा ने नोबेल प्राइज़ विनिंग इंडियन एस्ट्रोफिजिसिस्ट सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को एक लेटर लिखा, जिसमें वो ये बताते हैं कि वो इंडिया में भी एक इंटेलेक्चुअल माहौल बनाना चाहते हैं, कैम्ब्रिज और पेरिस जैसा, जिसमें वो इंडिया के सबसे काबिल साइंटिस्ट्स को एक साथ ला सकें। भाभा ने सर दौरबजी टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन सर सौरभ सक्लेवाटा को एक लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने फंडामेंटल्स ऑफ फिज़िक्स पर डेडिकेटेड एक इंस्टीट्यूशन बनवाने की मांग की। भाभा का मानना था कि इंडिया में एक्सपर्ट्स की कमी नहीं है, लेकिन वो बस देश के अलग अलग हिस्सों में बिखरे हुए हैं, और अगर हम उन्हें एक साथ ला सकें तो फिर इंडिया में साइंस की डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हो पाएगी। इसमें उन्होंने न्यूक्लियर एनर्जी पर काम करने की इच्छा जाहिर की। सर दौरबजी टाटा ट्रस्ट ने उनके इस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लिया और इस यूनिवर्सिटी को बनाने का खर्चा भी उठाया। अप्रैल 1944 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना हो गई। इसके बाद बहुत सारी रिसर्चेज होती हैं, बहुत सारा काम होता है। फिर उसके बाद साल आ जाता है 1956। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जिसे उस समय AEET कहा जाता था, वो एक न्यूक्लियर रिएक्टर बनाते हैं जिसका नाम वो रखते हैं अप्सरा। ये भारत का ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का सबसे पहला न्यूक्लियर रिएक्टर था। इंडिया को न्यूक्लियर इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करने में एक बड़ा योगदान USA और कनाडा का भी था। कनाडा ने इंडिया को एक साइरस नाम का न्यूक्लियर रिएक्टर प्रोवाइड किया था, जबकि USA ने खुद ही इंडिया को हैवी वाटर सप्लाई किया था। ये दोनों ही चीज़ें एक न्यूक्लियर इक्विपमेंट बनाने के लिए बेहद ज़रूरी होती हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर तो था इंडिया के पास, अब उसे ज़रूरत थी न्यूक्लियर फ्यूल की, जो होता है यूरेनियम, प्रोसेस्ड यूरेनियम। अब इंडिया के पास उस समय यूरेनियम को प्रोसेस करने की कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। इसके अलावा इंडिया प्रोसेस्ड यूरेनियम किसी दूसरे देश से मंगा भी नहीं सकता था। इसकी वजह थी NPT यानी कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। इस ट्रीटी का मकसद दुनिया में न्यूक्लियर वेपन्स के फैलाव को रोकना और उन्हें केवल पीसफुल काम जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, माइनिंग वगैरह जैसे कामों में डायरेक्ट करने का था। NPT चाहती थी कि दुनिया को न्यूक्लियर वेपन्स से मुक्त कर दिया जाए। इसके लिए NPT ने 2 इनिशिएटिव्स भी लॉन्च किए थे। पहला था CTBT यानी कि कंप्लीट टेस्ट बैन ट्रीटी। ये एक ऐसी ट्रीटी थी जो न्यूक्लियर वेपन्स को बिल्कुल ही ख़त्म कर देने की बात करती थी। न्यूक्लियर वेपन्स का कोई अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए, उन्हें ना वॉर के लिए यूज़ किया जाना चाहिए, ना ही इलेक्ट्रिसिटी, किसी भी चीज़ के लिए न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ नहीं किया जाना चाहिए। और दूसरा था PTBT यानी कि पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी। ये ट्रीटी न्यूक्लियर वेपन्स को केवल पीसफुल काम जैसे कि मैंने बता चुका है इलेक्ट्रिसिटी, माइनिंग वगैरह ऐसे कामों में डायरेक्ट करने की बात करती थी। हालांकि इस ट्रीटी ने न्यूक्लियर वेपन्स को 3 जगहों पर टेस्ट करने पे एकदम खास बैन लगाया था। पहला था एटमॉस्फेयर में, दूसरा था आउटर स्पेस में और तीसरा था अंडर वाटर। हालांकि इसमें अंडरग्राउंड में न्यूक्लियर टेस्टिंग के ऊपर कोई बैन नहीं लगाई गई थी और आगे चल के इंडिया ने इसी बात का काफ़ी फ़ायदा उठाया था। हालांकि एक ध्यान देने वाली बात है कि इंडिया समेत दुनिया के 5 देशों ने कभी भी इस ट्रीटी पर साइन नहीं किया, जो कि हैं इंडिया, इजराइल, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया और साउथ सूडान। वैसे नॉर्थ कोरिया ने पहले एक बार साइन किया था पर उन्होंने फिर से रिज़ाइन कर दिया था। तो अब उस समय इंडिया के पास प्रोसेस्ड यूरेनियम बनाने की कोई टेक्निक तो थी नहीं और नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के तहत इंडिया किसी और देश से ये एलिमेंट मंगा भी नहीं सकता था। इसीलिए इंडिया के साइंटिस्ट ने इसका एक ऑल्टरनेटिव ढूंढा जो था प्लूटोनियम। इसके लिए हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रोजेक्ट फीनिक्स की शुरुआत करी। प्रोजेक्ट फीनिक्स प्योरेक्स प्रोसेस पर काम करता था, जिसका फुल फॉर्म होता है प्लूटोनियम एंड यूरेनियम रिकवरी बाय एक्सट्रैक्शन। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके द्वारा हम 1 साल में 20 टन तक प्लूटोनियम एक्सट्रैक्ट कर सकते थे
और इसके लिए सारी टेक्नोलॉजी इंडिया ने खुद से ही डेवलप की थी। जब न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का काम चल रहा था तो इसमें होमी जहांगीर भाभा खुद ही सबसे ज़्यादा एक्टिव थे। उन्होंने कई सारी पब्लिक स्पीचेस भी दी थी, जिसमें से एक में उन्होंने बताया कि एक डिसेंट सा न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में उन्हें लगभग $3.5 लाख लगेंगे, जो आज के इंडियन रुपीज़ का इन्फ्लेशन को नज़र में रखते हुए लगभग 32.5 करोड़ होता है। अब 32.5 करोड़ आपको आज के किसी इंडियन प्रोजेक्ट के लिए बहुत कम लग रहा होगा, लेकिन हम बात कर रहे हैं आज़ादी के बाद के भारत की, जो ऐसे ही कई सारी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रहा था। इस कारण से इस न्यूक्लियर बॉम्ब की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो पा रही थी और इस कारण से ओवरऑल भी न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का काम काफ़ी स्लो हो गया था। फिर आता है साल 1964। नेहरू जी की डेथ के बाद प्रधानमंत्री बनते हैं लाल बहादुर शास्त्री। शास्त्री जी गांधी जी के दिली अनुयायी थे और उनका मानना था कि न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग इंडिया की विश्व शांति की धारणा के साथ ठीक नहीं बैठेगा, इसलिए वो न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग नहीं करना चाहते थे। और होमी जहांगीर भाभा इसका ठीक उल्टा चाहते थे, इसलिए उस समय शास्त्री जी ने हेड ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम विक्रम साराभाई को बना दिया। साराभाई न्यूक्लियर वेपन को केवल पीसफुल पर्पसेस के लिए ही डेवलप करने पर ध्यान देना चाहते थे, क्योंकि वो खुद भी गांधीवादी विचार के थे। इसके साथ साथ होमी भाभा भी न्यूक्लियर वेपन पर काम कर रहे थे। 1965 के अक्टूबर के एक महीने में ऑल इंडिया रेडियो को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर इंडियन गवर्नमेंट उन्हें अलाउ करे तो वो 18 महीने के अंदर अंदर एक एटम बॉम्ब बना सकते हैं। और ये दावा करने के कुछ महीनों बाद ही एक ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरे इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम को बेहद धीरे कर दिया। जो भारत 1.5 साल में न्यूक्लियर वेपन बनाने की काबिलियत रखता था, उसे लगभग 7 साल ज़्यादा लग गए। देखिए, हुआ ये था कि होमी भाभा को एटॉमिक एडवाइजरी की एक मीटिंग के लिए जेनेवा जाना था, जो कि स्विट्ज़रलैंड में है। इसके लिए वो 24 जनवरी 1966 को एयर इंडिया फ़्लाइट 101, जो कि एक बोइंग 707-420 था, उसमें वो सुबह सुबह सवार हो जाते हैं। जब प्लेन फ्रांस के एल्प्स माउंटेन रेंजेस के पास से उड़ रहा था, तभी 7:02 पे वो एयरक्राफ्ट मॉन्ट ब्लैंक नाम के एक पहाड़ पर जाकर क्रैश कर जाता है। प्लेन में सवार सभी 117 लोगों की डेथ हो जाती है, जिसमें हमारे होमी जहांगीर भाभा भी सवार थे। क्रैश होने की 2 बड़ी वजहें बताई जाती हैं। पहले कि पायलट ने पहाड़ों से प्लेन की दूरी ठीक से कैलकुलेट नहीं की, और दूसरे कि उसने फ़्लाइट को बहुत जल्दी नीचे उतारना चालू कर दिया था, जिससे वो प्लेन पहाड़ से जाकर के टकरा गया। उनकी डेथ की ऑफिशियल वजह तो प्लेन क्रैश ही मानी जाती है, लेकिन कुछ कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट्स का मानना है कि कैसे अमेरिका नहीं चाहता था कि इंडिया अपना एटम बॉम्ब बनाए, और इसलिए उसने इंडिया के लीडिंग साइंटिस्ट को मरवा दिया, और वो भी लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ के केवल 13 दिन बाद, क्योंकि ये दोनों ही एटम बॉम्ब को बनाने में बहुत ज़्यादा एक्टिव और इंटरेस्टेड थे। कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट्स अमेरिका की स्पाई एजेंसी CIA को इसका दोषी मानते हैं। इनमें से एक थियरिस्ट हैं ग्रेगरी डगलस। इन्होंने एक किताब पब्लिश करी थी, कन्वर्सेशंस विद अ क्रो, जिसमें उन्होंने रिटायर्ड CIA ऑफिशियल रॉबर्ट क्राउली से एक बातचीत के बारे में अपनी किताब में लिखा है। वो लिखते हैं कि CIA ऑफिशियल ने खुद से कहा था कि 60 के दशक में हमें इंडिया से दिक्कत हुई, जब उन्होंने ज़्यादा हिम्मत दिखाई और एटम बॉम्ब पर काम करना शुरू कर दिया। CIA ऑफिशियल ने होमी भाभा के बारे में कहा कि कैसे उनके प्लेन के कार्गो में बॉम्ब प्लेस कर दिया गया था, जिसके फटने से उनकी डेथ हुई थी। CIA ऑफिशियल के बॉम्ब फटने के दावे प्लेन में नेविगेशनल एरर और प्लेन को जल्दी उतारने के दावों से बिल्कुल अलग है, जिससे ये अंदेशा मिलता है कि अगर CIA ऑफिशियल की बातें सच हैं तो अमेरिका बेशक भारत के सबसे काबिल न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने वाले चेहरों को मरवा दे रहा था, जिससे इंडिया अपना एटम बॉम्ब ना बना सके। और इस घटना के केवल 13 दिन पहले ही शास्त्री जी की भी डेथ हुई थी, इसलिए शास्त्री जी के बाद प्रधानमंत्री बनती हैं इंदिरा गांधी। जहां नेहरू जी और शास्त्री जी NPT के खिलाफ खुले तौर पर नहीं गए थे, वहीं इंदिरा गांधी ने अपना एक अलग रास्ता चुना। NPT के खिलाफ जाने पर हम USA जैसी सुपर पावर्स को खुला चैलेंज दे रहे थे, और इससे इंडिया के ऊपर कई सारे सैंक्शंस भी लग सकते थे। पर इंदिरा गांधी ने इन सब की परवाह ना करते हुए बड़ी हिम्मत से न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को काफ़ी अग्रेसिवली आगे बढ़ाया। उन्होंने इस मिशन की शुरुआत 1967 में कर दी, जिसके लिए केवल 75 साइंटिस्ट्स को इस मिशन के बारे में सीक्रेटली बताया गया था। टीम की लीडरशिप डॉक्टर राजा रमन्ना, PK अयंगर और राजगोपाला चिदम्बरम को दी गई। टीम में विक्रम साराभाई भी शामिल थे और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री APJ अब्दुल कलाम भी शामिल थे, जो DRDO की तरफ से आए थे। 1968 से 69 तक
पीके अयंगर और उनकी टीम रशिया के साइंस टाउन डबना जाती है, जहां पर जाकर के उन्होंने न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को देखा और समझा, और वापस आकर उन्होंने एक फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बना दिया जिसका नाम उन्होंने पूर्णिमा रखा। अब इसके बाद आता है साल 1972, जब इंडिया के पास न्यूक्लियर बॉम्ब को बनाने की सारी फैसिलिटीज़ और टेक्निक्स पूरी हो गई थी, और अब ज़रूरत थी तो केवल एक ऐसे स्पेस को ढूंढने की जहां पर हम न्यूक्लियर बॉम्ब को बनाने के काम को शुरू कर सकें और उसे टेस्ट कर सकें। 7 सितंबर 1972 में इंदिरा गांधी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जाती हैं और वहां जाकर के न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के इंस्ट्रक्शंस देती हैं। इंस्ट्रक्शंस को वर्बली यानी केवल बोल के दिया गया था, और कोई भी ऑफिशियल रिकॉर्ड या डॉक्यूमेंट्स मेंटेन नहीं किए गए थे जिससे कोई भी इंफॉर्मेशन लीक ना हो सके। ऑपरेशन का कोड नेम स्माइलिंग बुद्धा रखा गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि ये टेस्ट पीसफुल पर्पसेस जैसे कि नेशनल डिफेंस के लिए कंडक्ट किया जा रहा था। हालांकि यूएस के स्पाई सोर्सेज ने इसका नाम हैप्पी कृष्णा नाम से आइडेंटिफाई किया था। टेस्टिंग की लोकेशन के लिए साइंटिस्ट्स और आर्मी ऑफिशियल्स ने राजस्थान के पोखरण के बंजर रेगिस्तान को चुना। पोखरण को इसलिए चुना गया क्योंकि ये जगह किसी भी शहर या गांव से बहुत दूर थी, और अगर कोई टेस्टिंग में फेलियर हो जाता तो किसी आम इंसान की जान का नुकसान नहीं हो पाता। इसके अलावा रेगिस्तान के बीचों बीच होने से इसे मीडिया, जनता और स्पाई एजेंसी से सीक्रेट रखना भी आसान था। पोखरण पहले से ही आर्मी के लिए एक फायरिंग और टेस्टिंग रेंज था, जिसके कारण यहाँ पर कोई भी हैवी एक्टिविटी को आर्मी ड्रिल्स के नाम पर कवर अप किया जा सकता था। 1972 में पोखरण में ग्राउंड वर्क शुरू कर दिया जाता है, जैसे कि न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना और अंडरग्राउंड शाफ्ट बनाना, जिसके अंदर रख के न्यूक्लियर बॉम्ब की टेस्टिंग की जानी थी। अंडरग्राउंड शाफ्ट बनाने के लिए ज़मीन के अंदर एक गहरी सुरंग खोदने की ज़रूरत थी, जिसका काम जोधपुर की आर्मी के इंजीनियरिंग रेजिमेंट को सौंपा गया। उन्हें खुदाई के लिए इंदिरा गांधी से डायरेक्ट ऑर्डर्स मिले थे। उन्हें बताया गया था कि ये खुदाई एक कुएं के लिए की जा रही है, जिससे रेगिस्तान में पानी की सप्लाई की जा सकेगी। अब देखिए, जहां पोखरण में सारा ग्राउंड वर्क मीडिया और स्पाई एजेंसी से छुप छुपा कर तो ज़रूर चल रहा था, लेकिन इसके बावजूद इन सारे काम को सीक्रेट रखना इतना भी आसान नहीं था। इसकी सबसे बड़ी वजह थी अमेरिका की सैटेलाइट्स, जिन्हें कंट्रोल करती थी CIA, NSA और USA आर्म्ड फोर्सेस की स्ट्रेटेजिक कमांड। ये सैटेलाइट्स पोखरण के इलाके के ऊपर से भी टाइम टू टाइम फ्लाई करती रहती थी। इनकी रेजोल्यूशन इतनी स्ट्रांग होती थी कि ये स्पेस से कार के नंबर प्लेट तक की फ़ोटो खींच सकती थी। अब एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि दुनिया में ऐसा कोई भी इंटरनेशनल लॉ नहीं है जो एक देश के सैटेलाइट को दूसरे देश के ऊपर नज़र रखने से रोकता हो। इंडिया के भी कई सारे सैटेलाइट्स दूसरे देशों के ऊपर अपने डिफेंस और स्ट्रेटेजिक पर्पजेस से नज़र रखते हैं। तो जैसे कि USA के सैटेलाइट्स पोखरण पे समय समय पर नज़र रखते थे, ये बेहद ज़रूरी था पोखरण के साइंटिस्ट्स के लिए कि वो ज़्यादा काम तभी करें जब वो सैटेलाइट पोखरण के सीधा ऊपर ना हो, पोखरण उस सैटेलाइट के व्यू में ना हो, जिससे हम उस काम को सीक्रेटली रख सकें और सैटेलाइट को पोखरण में चल रहे किसी भी काम की फुटेज ना मिल सके। अब सैटेलाइट कब पोखरण के ऊपर होगा और कब नहीं, इस बात का पता लगाया DRDO ने। उन्होंने सैटेलाइट के मूवमेंट्स को काफ़ी डिटेल्स से स्टडी किया और सैटेलाइट के ब्लाइंड स्पॉट्स को डिटेक्ट कर लिया। सैटेलाइट ब्लाइंड स्पॉट ऐसे टाइम को कहते हैं जब कोई सैटेलाइट अर्थ के किसी एरिया के ऊपर नज़र ना रख सकता हो। अब अर्थ के कर्वेचर के कारण किसी भी एक स्पॉट पर हमेशा नज़र रख पाना इम्पॉसिबल है। तो जब सैटेलाइट्स का ब्लाइंड स्पॉट पीरियड चलता था, जब वो पोखरण के ऊपर नज़र नहीं रख सकते थे, तब यहाँ के साइंटिस्ट काम को काफ़ी तेज़ी से करने लगते थे, और जब सैटेलाइट वापस पोखरण के ऊपर आता था तो काम को रोक दिया जाता था। सैटेलाइट्स में डे लाइट और इंफ्रारेड कैमरास दोनों होते थे, जिसकी वजह से रात में भी काम को काफ़ी सावधानी से करना पड़ता था। जहाँ एक तरफ पोखरण में बॉम्ब की टेस्टिंग के लिए काम काफ़ी सीक्रेटली चल रहा था, वहीं इंडिया की लेबोरेटरीज़ में साइंटिस्ट्स बॉम्ब को बनाने पर काम कर रहे थे। बॉम्ब का डिज़ाइन इम्प्लोजन टाइप का था, जिसे चंडीगढ़ में बनाया गया था। इसका एक प्लूटोनियम कोर था जिसमें लगभग 6 किलो प्लूटोनियम साइरस रिएक्टर से एक्सट्रैक्ट किया गया था, और चेन रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए पोलोनियम बेरिलियम इनिशिएटर का इस्तेमाल किया गया था, जिसका कोड नेम फ्लावर रखा गया था। पूरे बॉम्ब को भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में असेंबल किया गया था। बॉम्ब बनने के बाद जब फाइनली तैयार हुआ था तो इसका वज़न 1400 किलो और इसकी चौड़ाई 1.25 मीटर्स की थी। इसे एक हेक्सागोन शेप के ट्राइपॉड पर बैलेंस किया गया था। इक्विपमेंट के एक अहम हिस्से को थर्मस फ्लास्क के अंदर रख के इंडियन एयरलाइंस की एक रेगुलर सी फ्लाइट में ट्रांसपोर्ट किया जाता है।
ये एक इंटरनल ट्रायल का पार्ट था जिसका नाम रखा गया था ऑपरेशन टिकलिंग द ड्रैगन्स टेल। यहाँ भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में बॉम्ब को स्पेशल कंटेनर्स में पैक करके 3 दिनों में ट्रॉम्बे से पोखरण एक आर्मी कॉन्वॉय में लाया गया था। कॉन्वॉय में बैठे लोगों में से किसी को भी नहीं पता था कि वो पोखरण क्या लेकर के जा रहे हैं। 15 मई 1974 को डिवाइस को पोखरण में पूरी तरीके से असेंबल कर दिया जाता है। इसके बाद आता है 17 मई 1974। दो इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स लेफ्टिनेंट KDS संब्याल और लेफ्टिनेंट माइक चार्टर, जो कि जोधपुर में पोस्टेड थे, उन्हें किसी मिशन के लिए पोखरण जाने का ऑर्डर मिलता है। वो अपने MI-4 में सवार होकर पोखरण की तरफ निकल दिए। वहाँ पहुंचकर उन्होंने ऊपर से देखा कि कुछ लोग सिविलियन कपड़ों में उस रेगिस्तान की ज़मीन का सर्वे कर रहे थे। उन्होंने एक कोन शेप का आयरन का बना स्ट्रक्चर और कुछ टिन के बैरक्स भी देखे। हालांकि ये देखने वाले वो पहले लोग नहीं थे, क्योंकि उनके पहले भी कई पायलट्स जो इस जगह से उड़ान भर चुके थे, उन्होंने ये सारी चीज़ें देख रखी थी। लेकिन उन्हें लगा कि ये कोई ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए सर्वे चल रहा है। वो दोनों पायलट्स उसी दिन काम ख़त्म करके वापस जोधपुर लौट जाते हैं। वैसे आपको लग रहा होगा कि मैं इन दोनों पायलट्स के बारे में आपको रैंडमली क्यों बता रहा हूँ, तो वीडियो में बने रहिए, आपको आगे चल के ये समझ में आ जाएगा। अब फाइनली आ जाता है वो दिन जब इंडिया न्यूक्लियर बॉम्ब की टेस्टिंग करके पूरी दुनिया को अपनी न्यूक्लियर पावर से अवगत कराने वाला था। 18 मई 1974। उस दिन वही दोनों इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स लेफ्टिनेंट KDS संब्याल और लेफ्टिनेंट माइक चार्टर पोखरण की तरफ फिर से उड़ान भरते हैं। पोखरण में लैंड करने के बाद एक शख्स उन दोनों की तरफ चल के आते हैं और ख़ुद को डॉक्टर होमी सेथना नाम से इंट्रोड्यूस करते हैं। वो उन्हें कोक की बोतल थमाते हैं और उन्हें न्यूक्लियर टेस्ट के बारे में बता देते हैं और कहते हैं कि जब तक ये टेस्ट कंडक्ट नहीं कर लिया जाता, आपको वापस जाने की इजाज़त नहीं है। तो ये दोनों पायलट्स प्लानिंग टीम के बाहर के पहले लोग बन जाते हैं जिन्हें इस मिशन के बारे में बता दिया गया था। आखिर वो घड़ी आ जाती है जब बॉम्ब की टेस्टिंग की जानी थी। सुबह ठीक 8 बजे बॉम्ब की टेस्टिंग करनी थी, पर किसी टेक्निकल ख़राबी के कारण इसे 5 मिनट डिले कर दिया जाता है और इसे 8 बजे की जगह 8:05 पर कंडक्ट किया जाता है। बॉम्ब के बटन को प्रणब रेवती रंजन दस्तीदार के द्वारा दबाया जाता है। एक्सप्लोजन के नतीजन आसमान में एक बहुत बड़ा सा मशरूम क्लाउड रेज हो गया और ज़मीन में एक बहुत बड़ा सा क्रेटर फॉर्म हो गया। लेफ्टिनेंट KDS संब्याल, जो कि इस एक्सप्लोजन के आई विटनेस हैं, वो बताते हैं कि इस एक्सप्लोजन का डायमीटर लगभग 300 मीटर्स तक का था। इस टेस्ट से कितनी एनर्जी रिलीज़ हुई ये बताना तो मुश्किल है, क्योंकि इसके ज़्यादा रिटन सोर्सेज और डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, लेकिन 6 से 10 किलोटन एनर्जी रिलीज़ होने का दावा किया जाता है। 1 किलोटन एनर्जी का रिलीज़ होना 1000 टन TNT बॉम्ब के फटने पर रिलीज़ हुई एनर्जी के बराबर होता है। एक्सप्लोजन के बाद राज रमन्ना सर ने कोट किया, द बुद्धा हैज़ फाइनली स्माइल्ड। ये टेस्ट करते ही इंडिया यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स के बाहर वाला पहला वो देश बन गया जिसने अपना खुद का न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया हो। 1975 में होमी सेथना, राज रमन्ना और बसंती दुलाल चौधरी को पद्म विभूषण अवार्ड से ऑनर किया गया। टीम के 5 और साइंटिस्ट्स को पद्मश्री अवार्ड से भी ऑनर किया गया। न्यूक्लियर बॉम्ब बनाते ही इंडिया दुनिया के न्यूक्लियर पावर्स में आ गया था और अब इसे अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए किसी दूसरे देश पर डिपेंड होने की भी कोई ज़रूरत नहीं थी। इंडिया पूरे साउथ ईस्ट एशिया में इकलौता वो देश बन गया था जिसके पास अपना न्यूक्लियर वेपन हो, और इससे इसे साउथ ईस्ट एशिया में काफ़ी मिलिट्री एडवांटेज भी मिल रहा था। जहां भारत के लोगों में काफ़ी खुशी का माहौल था, लोग कांग्रेस पार्टी की काफ़ी तारीफ़ कर रहे थे और पूरे देश हमारे साइंटिस्ट पर गर्व कर रहा था, वहीं इंडिया के इंटरनेशनल हालात इससे काफ़ी अलग थे। दुनिया के कई देश इस टेस्ट से नाखुश थे। US और कनाडा ने इस पर नेगेटिवली रिएक्ट किया। पाकिस्तान पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा नाराज़ था। इंडिया पर कई इकोनॉमिक सैंक्शंस भी लगे, जिससे इंडिया की इंटरनेशनल ट्रेड और इकोनॉमी भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई। हालांकि डिप्लोमेटिक रिलेशंस बना के चलने से आगे चल के इंडिया के इंटरनेशनल हालात भी काफ़ी सुधरे और US के साथ भी टाइज अच्छे हो गए। इंडिया ने ये भी प्रूव कर दिया कि वो NPT के ख़िलाफ़ नहीं गए थे, क्योंकि हमने वो टेस्ट अंडरग्राउंड परफॉर्म किया था, और वो भी सिर्फ पीसफुल पर्पसेस जैसे कि ऑयल एक्सट्रैक्शन या फिर माइनिंग के लिए। हालांकि इसकी असली वजह तो नेशनल डिफेंस ही थी। और इस तरह से इंडिया ने अपना सबसे पहला एटम बॉम्ब बनाया।